नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। चेटी चंड का ये पर्व चल रहा है और इसके जो चेटी चंड के पर्व पे वो पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े के तीसरे दिन आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में सिंधु रत्न सम्मान का एक आयोजन रखा गया। सिंधु रत्न सम्मान का जो ये आयोजन रखा गया वो सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान व सिंधी समाज महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया। इसमें अजमेर की 11 ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन विभूतियों ने कहीं ना कहीं समाज में अपना एक योगदान दिया है। ये जो रत्न सम्मान है वो 2015 में हमने प्रारंभ किया, जो आज करीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग सम्मानित कर चुके हैं। इसकी परिकल्पना आज से 10-11 वर्ष पूर्व गिरजा तेजवानी जी के मन मस्तिष्क में आई कि इस तरीके का सिंध साहित्य शोध संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें सिंधु रत्न दिया जाए। वो सिंधु रत्न सम्मान हमने प्रारंभ किया है। इस वर्ष जिन लोगों को सम्मानित किया गया उसमें मनोज बम्बानी जी, श्री मोतीलाल जी ठाकुर साहब, पंडित श्री राजू शर्मा जी, सुरेश लालवानी जी, श्रीमती रुक्मणी वतवानी जी, तुलसी सोनी जी, इंदर चैनानी नटराज जी, दीपांशु देरयानी जी, नरेंद्र सानी भगत और श्रीमती कमला बोटानी जी और प्रकाश जेठा जी, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो 11 विभूतियाँ हैं इन्हें विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के अंदर सम्मानित किया गया है। कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो कोई साहित्य के क्षेत्र में आते हैं। इस तरीके अलग अलग रत्नों के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। और आज हम लोगों को यहाँ सम्मानित करने के लिए यहाँ हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ सम्मान का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आयोजित किया। आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन कल्याणक महामहोत्सव अजमेर नगर में बहुत हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से निकाला जा रहा है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज के तत्वाधान में यह आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करीबन 26 सालों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जिनेंद्र भगवान की भव्य शोभा यात्रा अजमेर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आदिनाथ मार्ग पर संपन्न होगी। वहाँ परम पूज्य उपाध्याय श्री प्रशवानंद जी महाराज का महामांगलिक उद्बोधन हम लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। साथ में हमारे अतिथियों का हम लोग सम्मान करेंगे और जिनेंद्र भगवान के महामस्तकाभिषेक करने का भी सौभाग्यशाली पात्रों को सौभाग्य प्राप्त होगा। ये रूट रहेगा यहाँ से जुलूस केसरगंज जैन मंदिर से प्रारंभ होकर GCA चौराया, गोल चक्कर, आर्य समाज मार्ग, स्टेशन रोड, गांधी भवन, मदार गेट, पड़ाव होते हुए क्लॉक टावर और उसके पश्चात आदिनाथ मार्ग पर संपन्न होगा। वहाँ एक बहुत बड़े विशाल स्तर पर धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे संत परम पूज्य उपाध्याय श्री प्रशवानंद जी महाराज के महामांगलिक उद्बोधन सुनने का अवसर मैं दूंगा। साथ में हमारे राजनेता, जनप्रतिनिधि आदि हमारे अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। समाज के गणमान्य बंधु वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय पवन जी भंडारी वहाँ उपस्थित रहेंगे और संपूर्ण कमेटी वहाँ पर उपस्थित रह करके संपूर्ण कार्यक्रम को संपादित कराने में सहयोग प्रदान करेगी। लोकेश जैन, मंत्री, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर। जी थोड़ा लाउडली जी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज सर्वप्रथम मंगल बधाई के गीत के साथ महिलाओं ने मंगल गान किया, भगवान के जन्मोत्सव की बधाई गाई। उसके पश्चात भगवान की शांति धारा अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। परम पूज्य उपाध्याय प्रशवानंद जी महाराज जी का पावन सानिध्य इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है और एक शोभा यात्रा के रूप में भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। महिला मंडल और बच्चों के द्वारा झांकियाँ सजाई गई है जो भगवान आदिनाथ स्वामी के द्वारा दिए गए संदेश रसी और उनके उपदेशों के आधार पर 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसमें झांकियाँ बनाई गई है। और भगवान आदिनाथ स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और जिनके पुत्र के नाम भारत का नाम भरत पड़ा, ऐसे आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक बहुत हर्ष के साथ धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस बार भी आदिनाथ जयंती का एक भव्य समारोह यहाँ करा जा रहा है जिसके जुलूस के रूप में यहाँ से केसरगंज से लेकर के गांधी भवन से वापस आदिनाथ मार्ग पर इसका समापन होगा। और एक वहाँ पर बड़ी धर्म सभा भी रखेंगे। उपाध्याय महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे और सबको धर्म सभा में उद्बोधन देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को आदिनाथ जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। इस बार पेपर मॉडरेट था। आप इससे ज़्यादा ना कठिन कहेंगे ना ज़्यादा सरल कहेंगे। पिछले के मुकाबले जो पेपर था बड़ा इजी था पिछला, ये पेपर कठिन हम कह सकते हैं इस बात को। इस बार करंट ने भी बच्चों को बहुत छकाया है।
और जो नियम वगैरह पूछे गए थे उनको भी बहुत अलग तरीके से इस बार आरपीएससी ने पूछा है। हम गुरुचारी करते हैं आरपीएससी इस तरह पारदर्शिता अगर लाती रहेगी तो आगे भी पेपरों के अंदर पारदर्शिता बनी रहेगी तो बहुत अच्छे जाएंगे पेपर बच्चों के लिए। और अच्छा भी है, पहले से पेपर मॉडरेट होते हैं तो इससे होता कट ऑफ कम भी जाती है और बहुत से बच्चों को आगे आने का मौका भी मिलता है। कठिनाई का हम कह सकते हैं कि जो धाराएं वगैरह पूछी गई वो विस्तार रूप में इस बार पूछी गई है। पहले धाराएं जो थी विस्तार रूप में नहीं थी, इसलिए पेपर सरल भी था। और इस बार जो चीज़ें पूछी गई उनमें बहुत जो करंट चीज़ें पूछी गई उसके अंदर भी बदलाव किया गया, उनको विस्तार रूप से कथनी करने के रूप में पूछा गया। तो बदलाव बड़ा अच्छा है ये है, इससे कि पेपर को एक यूपीएससी के तर्ज पे बनाने का जो आरपीएससी कार्य करी बड़ा अच्छा कार्य है ये। श्री विजय महावर अजमेर। पहले वाला पेपर थोड़ा इजी था, इस वाला थोड़ा टफ था। इसमें करंट का थोड़ा ज़्यादा ही वो था, वेटेज था। और उसमें तो राजस्थान जीके का ज़्यादा वेटेज था, इसमें थोड़ा नहीं था। इसमें करंट जीके ज़्यादा था इसमें। हाँ, नेशनल का इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स का था और खेल का वो वगैरह थे इसमें। कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकती मैं, बाकी तो ठीक है। थैंक यू। अनीता कच्छावा, ब्यावर से। आपने पहले परीक्षा दी थी? नहीं, पहले मैंने दिया था आरएस का, वो प्रीलिम्स दिया था वो। ईओ की परीक्षा दी थी? हाँ, दी थी ना, उसमें 98 नंबर थे मेरे। और पेपर मतलब इजी मॉडरेट टूटा। और पेपर में मतलब देखे तो करंट का थोड़ा काफ़ी अच्छा लेवल है। और बाकी योजना में उसको उतना कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि योजना देखे तो मतलब जो पढ़ाई जा रही है वही आ रही है। आरपीसी वैसा कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि पॉलिटी का ट्रेंड तो वो तो अपना आरएस के ट्रेंड पे ही चल रहा है। तो मतलब पेपर अच्छा था। किस तरह के सवाल ज़्यादा इस बार आए? पेपर ज़्यादातर करंट और अपने जो करंट का वेटेज अच्छा है। और योजना में मतलब जो अपनी यूआर में योजना दी है वो मतलब काफ़ी थोड़ी टिपिकल टाइप की थी। और देखे तो ज़्यादातर अपने कल्चर वगैरह में कुछ खास नहीं था, वो तो एकदम इजी थी। ठीक है सर, मेरा नाम रामकरण है। कहाँ से? मैं अपनी डीडोना से बिलोंग करता हूँ। पेपर तो ठीक ही था, एवरेज ही था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो दोबारा परीक्षा दी आपने? नहीं, हाँ, दोबारा दी। पहले वाले पेपर में अभी वाले पेपर में क्या अंतर लगा? फ़र्क यही है कि थोड़ा बहुत करंट के सवाल है ना, वो थोड़ा हार्ड आए इस बार। पिछली बार थोड़ा इजी था, उनकी बार थोड़ी कट ऑफ नीचे रही। मेरा नाम शिवराज, मैं नागौर से। आज का जो कार्यक्रम था वो सिंधी समाज महासमिति और सिंधी लेडीज़ क्लब के तत्वाधान के अंदर किया गया था। इसमें ताम प्रतियोगिता, ताम यानी भोजन की जो फूड कंपटीशन होता है वो, उसके अलावा नृत्य प्रतियोगिता और गीत प्रतियोगिता और लाडा, जो हमारी सिंधी संस्कृति की पहचान है कि हमारी शादी पार्टीज़ होती हैं तो हम लाडे गाते हैं। जैसे आजकल संगीत का प्रोग्राम होता है, हमारे में लाडो का प्रोग्राम होता है। उसका कंपटीशन था और उसका कंपटीशन बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिससे लगता है कि हमारी सिंधियत जिंदा है। नाम आपका नाम? मेरा नाम दिशा प्रकाश कृष्णानी, सिंधी लेडीज़ क्लब अजमेर। आज शहीद हेमू कालानी का जन्मोत्सव है और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस है। हमें इस दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे जितने क्रांतिकारी उनके बलिदानों से हमें प्रेरणा लेके देश सेवा में लगना चाहिए। मोहन कोटवानी, सिंधु सभा संगठन मंत्री। आज हम सब अमर शहीद हेमू कालानी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। जिस समय देश में अंधकार छाया हुआ था, मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, देश की जनता त्राही त्राही कर रही थी, ऐसे समय में सिंध में एक छोटा सा मात्र 18 वर्ष का युवक वह खड़ा होता है, अपने साथ साथ आसपास के मित्रों को, सहयोगियों को तैयार करता है और उन सबको साथ लेते हुए एक क्रांति की नई उपज पैदा करता है। देश के लिए मरने की बात यह उत्पन्न करता है और उसी का परिणाम होता है कि वह ट्रेन की फिक्स प्लेट उखाड़ते हुए पकड़ा जाता है। काफ़ी दबाव पड़ता है, लेकिन उस दबाव पड़ने के बाद भी वह अपने किसी अन्य साथी का नाम नहीं लेता। सहर्ष फांसी स्वीकार करता है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगता, इसलिए कि देश के अंदर, युवाओं के अंदर एक नई अलख जगानी है। मैं शहीद होऊंगा
तो मेरे शहीद होने से इस देश के अंदर सैकड़ों और लाखों लोग युवक तैयार होंगे। इस देश के अंदर नई क्रांति आएगी और यह भारत माता पुनः आज़ाद होकर के विश्व गुरु बन सकेगी। यह भावना लेकर के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलता है। आज हम सब उनकी स्मृति में यहाँ खड़े हैं। आज देश के लिए मरना नहीं है, आज देश के लिए हम सबको जीना है। हम सब ऐसे काम करें जिससे इस देश का यश बढ़े, नाम बढ़े, कीर्ति बढ़े। जिन कार्यों के लिए हेमू कलानी शहीद हुए थे, उन कार्यों को करके हम इस देश का नाम रोशन करें, भारत माता को विश्व गुरु बनाएं और यह जो सिंधु बना हुआ है, यह सिंधु प्रदेश वापस अखंड हो, भारत एक हो और अखंड भारत के रूप में हम इस राष्ट्रदेव की फिर पूजा कर सकें। यह भावना हम सब के अंदर जीवित रहे। इस भावना को लेकर अमर शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव मनाएं। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हेमू कलानी हेमू कलानी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी सुनाई। आज सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच की अध्यक्षा सुनीता जी चौहान की तरफ से आज का ये फाग महोत्सव रखा गया है, जिसमें समस्त धर्मों की जो महिलाएं हैं सभी शामिल हुई हैं और बहुत धूमधाम से हमने आज फाग खेला है। मनोहर समारोह स्थल आदर्श नगर अजमेर में हम लोगों ने फूलों की बारिश करके और राधा कृष्ण की झांकी के साथ में फाग को खूब अच्छे से खेला है। और आप देख ही रहे हैं, वीडियो आपने देखा ही है कि किस तरीके से महिलाएं सब उत्सुक होकर इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं ममता चौहान, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच अजमेर। होता है, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।